सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के भाग 1 में अध्याय 4 की, जिसका शीर्षक है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे आज के इस अध्याय में, इस अध्याय के परिचय की। परिचय में हमें क्या बताया गया है? बात की गई है 1990 की। 1990 से शुरुआत की गई है कि 1990 का जो दशक था उसकी शुरुआत में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता जो है उसके वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को अब क्या कर देंगे, सीमित करेंगे। आप जानते हैं कि हमने इसके पहले अध्याय 3 में क्या देखा था, है ना? तो आप ये समझ लीजिए कि हम एक क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों, इनके संगठन आसियान जिसका नाम है, मैं अंडरलाइन भी करते हुए चलता हूँ, इसका उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। किसका उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ? याद रखिएगा, यूरोप में जो यूरोपीय संघ है और एशिया में जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है, इसका संगठन नाम क्या है? आसियान, है ना? इसका उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। पिछले अध्याय में हमने अमेरिका के बारे में देखा था, है ना? ठीक है। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली जो ऐतिहासिक दुश्मनियां हैं और जो कमजोरियां थी उनका क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढ निकाला, है ना? हल कर लिया उन्हें। और साथ ही क्या किया, इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने और इस क्षेत्र के देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसको ग्रुप बनाने, उसका समूह बनाने की दिशा में भी क्या किया, काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने क्या किया, विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला। और इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नज़र डालेंगे और ये जांचने की भी साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। इस चित्र को आप देखिए। 1978 के दिसंबर में देंग शियोपिंग ने ओपन डोर यानी मुक्त द्वार की नीति चलाई। इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ये तस्वीरें चीन में विकास की तेजी से बदलती प्रवृत्तियों का पता देती हैं। पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद के चीन की है। इसमें कहा गया है कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। और दूसरी तस्वीर शंघाई की है जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। दोनों तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय संघ की। मैं आपको बता दूं कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के जो कई सारे नेता थे यूरोप के सवालों को लेकर काफ़ी परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या फिर ये होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए? ये दोनों ही प्रश्न हमारे सामने हैं, है ना दोस्तों? दूसरा विश्व युद्ध उसने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। मैं आपको बता दूं कि 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। मैं आपको ये बता दूं कि 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की। मैं आपको बता दूं कि इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए क्या करी थी? ज़बरदस्त सहायता की थी, मदद की थी और इसे ही जाना जाता है किसके नाम से? मार्शल योजना के नाम से। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई दोस्तों, जिसके मध्य से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई थी। अब
हमें ये बताया गया है कि यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से क्या हुआ, पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में क्या किया, एक दूसरे की मदद शुरू कर दी। इसके बाद में इस लाइन पर थोड़ा गौर कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। अब ऐसा कैसे हुआ? देखिए दोस्तों, क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि यूरोप के कुछ देशों की अर्थव्यवस्था, जिन्हें हम पूंजीवादी देश कह सकते हैं, उसके आपसी एकीकरण की जो प्रक्रिया है ना, उसको चरणबद्ध ढंग से वो आगे बढ़ी। और इस एकीकरण का जो कालक्रम है वो हम चाहें तो देख सकते हैं। इसके परिणाम से क्या हुआ कि 1957 का जब समय आया तो उसमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। अब यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद हुआ ये कि इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया, है ना। और सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आ गई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति जो है वो यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हो जाती है। फिर हमें आगे ये भी देखने को मिलता है कि यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलने के लिए एक रास्ता जो है वो तैयार हो जाता है। इसके बाद का जो पैराग्राफ है दोस्तों, इसमें हमें ये बताया गया है कि राजनीतिक रूप जो है वो ले लेता है कौन? यूरोपीय संघ। दोस्तों, एक लंबे समय में जो यूरोपीय संघ तैयार होता है वो आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप ले लेता है। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा है। हालांकि अगर बात करें तो यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। मैं आपको बता दूं कि अन्य देशों से संबंधों के मामले में अगर देखें तो इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की है। नए सदस्य मुख्य रूप से भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पे नक्शा देखिए आप, ठीक है, ये है रोमानिया, ये है बुल्गारिया, यहाँ पे है ग्रीस, है ना, ये है वही डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। यहाँ पर आप लक्सबर्ग को देख सकते हैं, है ना, ये जर्मनी है, और ये चेक रिपब्लिक है, ये स्लोवाकिया है, ये पोलैंड है, ये हंगरी है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये स्विट्ज़रलैंड वर्तमान में, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि इस ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी और अब वह यूरोपीय संघ को दे दी जाए। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी दोस्तों असहमति है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। 2016 की बात करें तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो कि अमेरिका के ही लगभग है, आसपास है। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मुद्रा है यूरो, अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है और इसी के चलते क्या हुआ कि यह जो है अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। इसके बाद में हम ये भी देख लेते हैं कि इसकी जो आर्थिक शक्ति का प्रभाव है इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि बात करें तो एशिया, अफ्रीका और दूर दराज के मुल्कों पर भी है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है ना। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल है। मैं आपको बता दूं कि इसके चलते क्या है, यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित भी करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में अगर बात करें तो प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। और चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या फिर कह लीजिए कि सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह क्या हो रहा है, कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावित साबित हुई है। आप ये देखिए यहाँ पर जो हमें जानकारी दी है, यूरोपीय एकता के कुछ
महत्वपूर्ण पड़ावों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक एक करके क्रम से देखें इनको। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अप्रैल 1951। इसमें क्या बताया हमें, पश्चिमी यूरोप के 6 देश कौन कौन से, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेरिस संधि पर दस्तखत कर दिया और यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। फिर मार्च 1957 की अगर बात करें तो यही जो ऊपर अभी हमने 6 देश देखे, इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय यानी यूरेटम का गठन किया। फिर समय आया जनवरी 1973 का, काफ़ी लंबा समय बाद। क्या हुआ, डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन, इनने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली। फिर समय आता है जून 1979 का, 6 साल बाद मतलब। यहाँ पर यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और जनवरी 1981 की बात करें तो यूनान यानी ग्रीस ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली। फिर आया समय जून 1985 का, जब शांगेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। फिर समय आया जनवरी 1986 का, स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए। फिर अक्टूबर 1990 का समय आया, जब जर्मनी का एकीकरण हो गया। फरवरी 1992 यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिस्ट संधि पर दस्तखत हुए। फिर जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार का गठन हो जाता है। जनवरी 2002 की बात करें तो नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपना लिया। फिर आया समय मई 2004 का, साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। फिर समय आया जनवरी 2007 का, बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हो जाते हैं। स्लोवेनिया ने यूरो को अपना लिया। फिर इसके बाद समय आता है दिसंबर 2009 का, होती है लिस्बन संधि, लागू हो जाती है। फिर समय आता है 2012 का, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है। फिर 2013 क्रोएशिया है वो यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बन जाता है। फिर समय आता है 2016 का, ब्रिटेन में जनमत संग्रह होता है। 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर यानी ब्रेक्सिट हो जाए। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा जो अभी हमने देखा यूरोपीय एकता में जो कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव थे उनके ऊपर हमने ध्यान दिया। खैर, मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये अभी क्या देखा था हमने, कि जो चीन है उसके साथ जो मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर आप धमकी की बात कर लीजिए या फिर कह लीजिए कि सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह जो कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति जो है वो ज़्यादा प्रभावी हुई है। और इसके बाद के पैराग्राफ में हमें ये बताया है कि अगर बात करें सैनिक ताकत के हिसाब से तो जो यूरोपीय संघ है ना उसके पास में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है और यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं। और दोस्तों ये अनुमान है कि इसके पास करीब 335 परमाणु हथियार हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अब हम बात कर लेते हैं अधिराष्ट्रीय संगठन, ये जो पैराग्राफ की शुरुआत यहाँ से हो रही है उसकी। यहाँ पे बताया है कि अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में क्या है, सक्षम है ना। अभी हमने उसके बारे में पढ़ा, देखा, जाना है ना, वो बिल्कुल सक्षम है इन सारे ही मामलों में दखल देने के लिए। लेकिन बात क्या है ना कि अनेक मामलों में इसके सदस्य देश जो हैं उनकी अपनी विदेश और रक्षा नीति है। तो उससे क्या होता है, अब आप कहेंगे, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है दोस्तों। और यही आप समझ लीजिए कि मुख्य कारण भी है कि इराक पर अमेरिकी हमले में क्या हुआ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। ठीक है ना। अब समझिएगा कि यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे और यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। यही कारण है दोस्तों कि ब्रिटेन की जो पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है, मार्गरेट थैचर, उन्होंने क्या किया,
ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। अच्छा, ये दो नाम देखिए, एक है डेनमार्क और एक है स्वीडन। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि को और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया, है ना, यानी वो उसके खिलाफ गए। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता क्या हो जाती है, यहाँ पर सीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले टॉपिक की। आप इस चित्र को देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। यह कोशिश नाकामयाब रही। इसी को लक्ष्य करके ये कार्टून बनाया है। कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में यहाँ पर दिखाया है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान की। इसका जिक्र अभी ऊपर आया था, है ना। ठीक है, मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें। आपके ख्याल से कौन से देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ और भारी राजनीतिक तौर पर और आर्थिक कीमत इसने चुकाई। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कौन से हिस्से की बात हो रही है? बात हो रही है देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र वाले हिस्से की, है ना। एशिया के जो दक्षिणी क्षेत्र में देश आते हैं उस हिस्से की बात हो रही है। दोस्तों, इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा। टकरावों और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। समझिएगा, एक सम्मेलन का नाम है बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने क्या किया? दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बनाकर वैकल्पिक पहल कर दी। 1967 का समय, जब इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए और आसियान की स्थापना की। ये देश कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना, उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए और इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण जो है दोस्तों, वो यहाँ पर बताया है कि पेश करके आसियान ने क्या किया? काफ़ी यश कमाया है और इसको आसियान शैली यानी आसियान वे ही कहा जाने लगा है। मैं आपको बता दूं कि आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व एशिया और पैसिफिक का ये मानचित्र है। मैं आपको बता दूं कि आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर ही आधारित है और 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते भी किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर और संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता को जाहिर किया है।
आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की गई। दोस्तों, बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सब से अधिक तेजी से हो रहा है। इसके चलते क्या इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना था और तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना भी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवाद को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी FTA बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने कर भी दी है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है दोस्तों। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है और आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। हमें यह भी समझना चाहिए कि इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया और पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, आप इसे ज़रूर देखिएगा। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत ने 2 आसियान सदस्यों मलेशिया और सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई है और हमें यह भी बताया गया है कि आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। ये समझने के बाद में अब हम इस शीर्षक को समझते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। इसे भी समझिएगा दोस्तों। अपना बिल्कुल नज़दीक का पड़ोसी है चीन और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर अब हम रुख करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें ना आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय की, तो उसको पूरे विश्व में जिस तरह से देखा जा रहा है उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक ठीक बता रहा है। चलिए पहले उस कार्टून को ही देख लेते हैं। ये देखिए, चीन की बढ़ती ताकत। अमूमन चीन का नाम आते ही हमारे जहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर कौनती है। चीन के आर्थिक उभार को दिखाने के लिए यहाँ कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया है। पहचानिए कि कार्टून में दिखाया गया एक छोटा सा आदमी कौन हो सकता है। क्या वह ड्रैगन को रोक सकता है? नहीं रोक सकता, है ना। ठीक है, चलिए बहरहाल जो भी है हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से क्या हुआ कि चीन जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। ठीक है ना। और दोस्तों, ये भी माना जाता है क्या कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। दोस्तों, आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत ही बढ़ गया है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनैतिक प्रभाव जो है इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। मैं आपको बता दूं कि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। यहाँ की जो नीति थी वो, है ना, आर्थिकी जो थी वो,
और आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में क्या हुआ, इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। दोस्तों, चूंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसीलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया। और मैं आपको बता दूं कि अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इसी विकास दर पर पानी फेर रही थी। मैं आपको बता दूं कि बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी ज़रूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अध्याय 2 में दोस्तों हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिकी के संकट की चर्चा कर चुके हैं, है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था और विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम थी। दोस्तों, चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनैतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1973 में दोस्तों प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने कृषि उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। मैं आपको बता दूं कि 1978 में तत्कालीन नेता देंग श्योपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा भी की। अब नीति यह हो गई है दोस्तों कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। मैं आपको बता दूं कि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। दोस्तों, 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया है, जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि नई आर्थिक नीतियों की अगर बात करें तो उसके कारण चीन की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसको अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली है। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी हुई है। दोस्तों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें निजी बचत का परिमाण बढ़ गया है और इससे क्या हुआ, ग्रामीण उद्योगों की तादाद भी बड़ी तेजी से बढ़ी होगी, है ना। ऐसा ही हुआ है। और उद्योग और कृषि दोनों की बात करें तो दोनों ही क्षेत्रों में दोस्तों चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बहुत ही ज़्यादा तेज रही है। व्यापार के नए कानून और विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताया है कि चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बन करके उभरा है। दोस्तों, चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ा दिया है। मैं आपको बताऊं कि अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ है, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला है। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब है जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए हैं। दोस्तों, गांव और शहर के तथा तटीय, अगर मैं बोलूं कि तट के आसपास और मुख्य भूमि पर रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच आर्थिक फासला जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अगर बात करें तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी ज़बरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर क्या कहना चाहिए कि उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं, है ना।
दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव जो है ना, और पारस्परिक निर्भरता, इन्होंने क्या किया है कि अभी ऐसी स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का ज़बरदस्त प्रभाव बन चुका है। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। दोस्तों, 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की है। मैं आपको बता दूं, लातीनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। साइकिल को देखिए, चीनी साइकिल। अध्याय की शुरुआत में दिए गए चित्र की भांति उपर्युक्त कार्टूनों में से पहला चीन के रुख में बदलाव को इंगित करता है और दूसरे कार्टून में साइकिल के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिलें चीन में इस्तेमाल की जाती हैं। कार्टून में साइकिल का इस्तेमाल आज के चीन के दोहरेपन को इंगित करने के लिए किया गया है। यह दोहरापन क्या है? क्या हम इसे अंतर्विरोध कह सकते हैं? समझिएगा, चीन के साथ भारत के संबंध, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की क्या थे? महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे, है ना। अब समझिएगा कि जो चीनी राजवंश हैं उनके लंबे शासन में क्या हुआ, मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता हमेशा से मानते रहते थे। भारत के भी अनेक राजवंशों की अगर बात करें और साम्राज्यों का प्रभाव की बात करें तो उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। दोस्तों, भारत हो या चीन, प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। इसी कारण क्या हुआ, दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके और जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में काफ़ी सारी मुश्किलें आई। दोस्तों, अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जग गई थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। दोस्तों, आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ भी पड़े। दोस्तों, 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसीलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। दोस्तों, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब इनके संबंधों को रणनीतिक ही नहीं, आर्थिक पहलू में भी देखा जा सकता है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला। इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने और के उपायों की शुरुआत की। मैं आपको बता दूं कि दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर के समझिएगा कितना हो गया, 84 अरब डॉलर का हो चुका है।
हाल में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिनसे दोनों में के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने दोस्तों विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों की यहाँ पर बात की गई है कि संबंध में एक जैसी नीतियाँ अपनाई हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनज़र उचित ठहराया था, लेकिन दोस्तों इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। दोस्तों हमें फिर यह भी बताया है कि बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, पर इसमें से कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता। इस बात का एक प्रमाण दोस्तों क्या है कि इन चीज़ों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। दोस्तों चीन और भारत के जो नेता हैं और अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे से ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित, एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। हालांकि हाल के समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई है। इसके कारण सीमा विवाद, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना आदि है। ठीक है, अब एक नज़र डालते हैं जापान की ओर। दोस्तों सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माज़दा जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम हमने ज़रूर सुने हैं, है ना। उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने के लिए इनके नाम मशहूर हैं। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन तो कम है और वह ज़्यादातर कच्चे माल का आयात करता है, लेकिन इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेज़ी से प्रगति कर ली है। दोस्तों जापान 1964 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD का सदस्य बन गया। मैं आपको बता दूं कि 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 के 7 के देशों में शामिल है। आबादी के लिहाज से अगर बात करें तो विश्व में जापान का स्थान 11वां है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापान है। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 से ही दोस्तों जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है और जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। दोस्तों जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है, फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 7वां है। समझिएगा, इन तथ्यों को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। समझिएगा दोस्तों, कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया यानी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38वें समानांतर के साथ साथ विभाजित किया गया था। दोस्तों 1950 से 53 के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंदिता को तेज कर दिया। अंततः 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। दोस्तों इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा और 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, अपने सर्वांगीण विकास को संकेतित करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बन गया। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य खर्च में इसका 10वां स्थान है। चित्र जो आप देख रहे हैं यहाँ नदी के निकट सियोल का क्षितिज है। दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट 2016 की अगर माने तो उसके अनुसार दक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18 है। इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। मैं आपको बता दूं कि अन्य कारकों में निर्यात उन्मुखीकरण, मजबूत पुनर्वितरण नीतियां और सार्वजनिक अवसंरचना विकास, प्रभावी संस्थाएं और शासन है। सैमसंग, LG और ह्युंडई जैसे दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत में प्रसिद्ध हो गए हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते उनके बढ़ते वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। हाल के दिनों में हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौतों के बारे में हम पता कर सकते हैं।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर यह अध्याय समझ में आ गया होगा, है ना। और मेरी आपसे ऐसी अपेक्षा है कि अगर आपको यह अध्याय समझ में आया है, ये वीडियो आपको पसंद आया है, इस वीडियो को देखने से आपके ज्ञान में ज़रा भी इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, तो मेरी आपसे यही अपेक्षा और आशा है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ, ताकि वो लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, अगले नए अध्याय में, अगली नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।